Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 नवंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सुखना लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो दोस्तों शुभारंभ करते हैं और पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, यानी पूरे न्यूज़पेपर का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं हमारे फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सबसे पहले दोस्तों आज पेज नंबर 1 पे एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले टॉपिक से लिंक किया जाएगा। बात हो रही है अफ्स्पा एक्ट को वापस से लागू कर दिया गया है मणिपुर के 6 अलग अलग हिस्सों में। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये अफ्स्पा एक्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी हमको देखने को मिली है, उसके बारे में कुछ जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए रेलिवेंट है, यूपीएससी ने मेंस 2015 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगेन वो पेज नंबर 1 पर ही है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के रेफरेंस में डिस्कस करना ज़रूरी है। बात यहाँ पे हुई है कि जो पिछले कुछ समय पर एक्सपोर्ट है धीरे धीरे वो बढ़ा है और अभी क्योंकि हम लोग नवंबर के महीने में है तो पिछले महीने का जो डेटा है अक्टूबर का वो रिलीज़ हो रहा है। तो पिछले महीने अक्टूबर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना कितना हुआ वो दिखाया गया है। एक्सपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि आज भी दोस्तों हम ट्रेड इम्बैलेंस को फेस कर रहे हैं या फिर ट्रेड डेफिसिट को फेस कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड डेफिसिट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। इसके पीछे के जो मेन कारण क्या हैं वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ट्रेड डेफिसिट के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके चैलेंजेस भी होंगे और इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। लास्ट में आप लोगों को मेंस का क्वेश्चन दूंगा तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। फिर आज के एडिटोरियल सेशन को देखोगे तो ज़्यादा एडिटोरियल काम के नहीं है, आज फ्राइडे है, एडिटोरियल आते भी कम है। तो पेज नंबर 11 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है दोस्तों, एक प्रकार का ये पॉडकास्ट है जहाँ पे मेंशन किया गया है क्या भारत की जो ये क्रिकेट टीम है इसको पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 2025 में ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इस बार होस्ट करने वाला है। तो मामला क्या है इसको समझेंगे और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का किस तरीके से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इतिहास में वो भी यहाँ पे समझने वाले हैं। देन उसके बाद पेज नंबर 12 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है और ये आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि कैसे जो कनाडा का एसडीएस सिस्टम है, अब ये एसडीएस क्या है, यह है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा। तो ये सिस्टम यहाँ पे दोस्तों कनाडा की सरकार हटाना चाह रही है। तो अगर ये सिस्टम हट जाता है, क्योंकि एक डेडलाइन सेट कर दी गई है, तो उसके बाद किस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर इस आर्टिकल से ही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के मैंने आपके यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी नोट वगैरह बनाने में। पेज नंबर 14 पर एक और आर्टिकल है जहाँ पे मेंशन किया है पीएम मोदी लॉन्च करने वाले हैं एक स्टाम्प और एक कॉइन, जो कि यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर किया जाएगा। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के बारे में, बिरसा मुंडा जी के बारे में, क्योंकि इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी दोस्तों यहाँ पर इनकी ऑब्जर्व हम लोग करने वाले हैं, इस वजह से ये ज़रूरी है। तो बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड जितना भी इतिहास है वो यहाँ पे जानने को मिलेगा, क्योंकि आज 15 नवंबर है और इस वजह से आर्टिकल प्रेजेंट भी है, क्योंकि हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। 2021 से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो दिवस है इसको मनाना शुरू किया है और अब रेगुलर बेसिस पे इसको मनाया जा रहा है। देन उसके बाद पेज नंबर 16 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। डीआरडीओ ने अनाउंस कर दिया है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल ये कर चुके हैं, तो उसको लेकर एक आर्टिकल है। पिनाका के बारे में ऑलरेडी मैं आपको आज से 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, आपने थंबनेल वगैरह देखा होगा कि भाई फ्रांस भी आज हमसे पिनाका परचेज करने के ऊपर में फोकस कर रहा है। फिर एक आर्टिकल ये कल वाला रह गया था, इसको भी आज दोस्तों हम खत्म करेंगे, जिससे हमारा जो पेंडिंग पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। फिलहाल चलिए अब आते हैं आज के सेशन की शुरुआत पर।
सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि यूपी पीएससी का जो ये मामला चल रहा है वो एग्जैक्टली क्या है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जो यूपी पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है जगह जगह पे। ये प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा, दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, लखनऊ में यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हुआ है। केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस्पिरेंट्स की बहुत सारी मांगे हैं जिसको यूपी पीएससी को माननी होगी। और उसके बाद में हुआ एक्चुअली में यह है, इस प्रोटेस्ट के बाद में इन मांगों को माना भी गया है। कल आपने देखा होगा कि इलाहाबाद के अंदर में प्रयागराज में स्पेशली जो ये प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे जो बैरिकेड वगैरह हैं उनको भी तोड़ दिया गया। तो जो मामला है वो लगातार गंभीर होता जा रहा है, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्शन लिया है और उन्होंने बोला है कि ठीक है, जो भी डिसीजन उन्होंने दिया था जिसकी वजह से ये सब प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसको हम वापस ले रहे हैं। नाउ अब समझते हैं मामला क्या है। देखो एक्चुअली में ये हुआ कि अभी पेपर होने हैं, कौन कौन से, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम होना है, उसके अलावा आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होना है। जैसे अगर मैं पीसीएस एग्ज़ाम की बात करूं तो अभी दिसंबर 7 और 8 को ये पेपर था, 7 और 8, वो भी पीसीएस का पेपर। क्योंकि अगर हम यूपीएससी की भी बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे आप मैक्सिमम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो यूपीएससी का पेपर कैसे होता है, 1 डे और 1 शिफ्ट में होता है ना। अब ये 1 डे 1 शिफ्ट क्या है दोस्तों, मान लो प्रीलिम्स का पेपर है तो एक साथ एक पर्टिकुलर डेट चुनी जाएगी और उसी डेट पर दोस्तों आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे और फिर उसके बाद प्रीलिम्स वाला पेपर हो जाएगा पेपर 1, तो उसके बाद सीसैट दे देंगे, काम खत्म। लेकिन अभी क्या होता है कि ये जो यूपी पीएससी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पीसीएस एग्जामिनेशन है, इसमें सरकार ने अनाउंस किया, यानी कि आयोग जो है स्पेशली जो हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस आयोग ने अनाउंसमेंट ये किया कि पेपर को इस बार यानी अब की बार एक लेटेस्ट मेथड लेकर आए हैं कि हम इसको 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, 2 शिफ्ट होंगी ऐसा बोला गया और 2 शिफ्ट के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया जाएगा। नाउ दोस्तों यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो छात्रों की यही मांग है कि भाई ये जो 2 शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है पहले तो इसको हटाओ और नॉर्मलाइजेशन को हटाओ। ये यहाँ पे ये आयोग लेकर आया था, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ। नाउ फाइनली कल यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया गया है कि ये चीज़ें वापस से ले ली गई हैं, जैसे पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न पर ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आरओ और एआरओ को लेकर अभी तक कोई ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि आरओ और एआरओ का भी 2 शिफ्ट में पेपर के लिए बोला गया था जो 22 और 23 दिसंबर को होना था। 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट और 22 दिसंबर को मतलब दूसरी शिफ्ट। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये चलाने की बात की गई थी, यानी जितने भी एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं अब 2 शिफ्ट में पेपर देना होगा। इससे बहुत सारी यहाँ पर परेशानियाँ होंगी एस्पिरेंट्स को, इनका कहना है। ठीक है, किसी का सेंटर कहीं पे दूर आएगा तो उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कहीं जाके 2 दिन के लिए रहना भी पड़ेगा। उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम ज़िले चुने गए थे कि स्पेशली कि इन ज़िलों में जो ये इंस्टीट्यूशन है यानी सरकारी जो स्कूल्स हैं स्पेशली उसी में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर ये यूपी पीएससी का कहना था कि भाई आजकल पेपर बहुत लीक हो रहे हैं और आपको पता ही होगा यूपी में ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं पिछले कुछ समय पर देखने को मिले हैं। पिछले 7 सालों में अगर हम देखेंगे तो कई पेपर लीक हुए हैं, आप उसके एग्जाम्पल खुद भी सर्च करके देख सकते हैं, चाहे 2017 के अगस्त का पेपर हो सब इंस्पेक्टर भर्ती का, 2018 का फरवरी का यूपी पीसीएल का पेपर हो। ऐसे बहुत सारे पेपर से दोस्तों 2021 में, 2020 में, 2018 में, 2017 में लगातार पेपर लीक हुए हैं। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि होता यह है कि एक एस्पिरेंट इतना समय लग जाता है उसको पढ़ने में, इतना समय लग जाता है इस पेपर का इंतज़ार करते करते, उसके बाद वो इंसान पेपर देता है मेहनत करने के बाद में और पेपर कैंसिल हो जाए लीक होने के बाद में, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उस एस्पिरेंट के लाइफ के ऊपर में। जो इतने साल उसने मेहनत की है, पेपर दिया है, वो सब वेस्ट हो जाता है एक ही बार में। दोबारा यहाँ पे उसको ये तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपको पता होगा आरओ और एआरओ का एग्जामिनेशन की इनको पोस्टपोन किया गया है, अब वापस से पोस्टपोन कर दिया गया है। एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना, 10-10 महीने बाद एग्ज़ाम होना, ये भी एक बड़ी समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको घर से इतना टाइम नहीं मिल पाता। इवन आपने देखे होंगे अपने ही चैनल पे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कई सारे यहाँ पर जो फीमेल एस्पिरेंट है स्पेशली उनके कमेंट होते हैं कि सर मैंने घर वालों से 1 साल का टाइम लिया है, 2 साल का टाइम लिया है, या मेरे पास में केवल 10 महीने का टाइम है ना, और मुझे इतने में पेपर क्लियर करना है। और आपका क्या हो रहा है, आप एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे हैं, आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। 10-10 महीने बाद यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद में हो रहा है, फिर उसके बाद नया पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर पोस्टपोन कर दे रहे हैं। तो उस बच्चे का जो यहाँ पर साल है, उस बच्चे का जो वो टाइम है जो उसने मांगा है फैमिली से, उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है।
तो हर एक चीज़ को सोच समझने के बाद में इस प्रकार के स्टेप्स उठाने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जब आप डिसीजन ले रहे हैं, पैनल बैठा रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पूछना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको सोचना समझना होगा। ऐसे बड़े डिसीजन एकदम से नहीं लिए जा सकते। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ ना, इसको लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई है भाई। काफ़ी सारे लोग इसके सपोर्ट में भी हैं और काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट में भी हैं, क्योंकि ये जो बोला गया था कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। सपोज़ यहाँ पर मैं अगर बताऊँ, जैसे यूपी पीसीएस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें 5,76,154 लोग जो हैं इस बार फॉर्म भरा है, ठीक है, जिनका पेपर 7 और 8 दिसंबर को होना था 2 शिफ्ट में। इतने लोगों को 2 शिफ्ट में पेपर दिलवाया जाता। अब 2 शिफ्ट में पेपर दिलवाने से समस्याएं बहुत सारी होती हैं, अभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला जो मेथड है वो लगने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि यूपी पीसीएस का कहना क्या है। उनका यहाँ पर कहना है कि देखिए, हम ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पेपर में कोई समस्याएं ना आए, बेहतर तरीके से हम कंट्रोल कर सकें, क्योंकि एक साथ सभी जगह पे पेपर होंगे तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर रह जाएगा। तो इनका कहना यह है कि 2 शिफ्ट में करवा कर इन सब समस्याओं से लड़ा जा सकता है। लेकिन इसको सपोर्ट भी कई सारे लोगों ने किया है। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना यह है कि ठीक है, क्या दिक्कत है, इलेक्शन भी तो ऐसे ही होते हैं। अगर हम इलेक्शंस की बात करेंगे, एक दिन में देश भर के इलेक्शन थोड़ी हो जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर टाइम लगते हैं, 7-7 फेसेस होते हैं, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, है ना। ये लोगों का कहना है जो उसके सपोर्ट में है। लेकिन फिर लोग कुछ अगेंस्ट में भी हैं दोस्तों। उनका कहना यह है कि आपको अपना जो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको मजबूत करना होगा ना। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तब भी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कर सकते हैं। एक दिन के लिए आप अपनी पुलिस को तैनात कर सकते हैं सभी जगह पर, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर हम इतिहास में देखें तो एक जगह मैं बताऊं, आरओ और एआरओ का जो पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद पोस्टपोन भी हुआ था। पेपर जो लीक हुआ था पता है कहाँ से हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस से। जहाँ पे पेपर छप रहा था वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का था, तो वहीं से पेपर लीक हो गया। तो आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि केवल सरकारी जितने इंस्टीट्यूशन है उसमें पेपर कंडक्ट करवाएंगे, प्राइवेट में पेपर नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे भी तो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस से भी यहाँ पे हो सकता है, उस पर भी तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। हर चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रख कर चलना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग बट से चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की, तो ये क्या होता है सुनिए। अब मान लीजिए 2 शिफ्ट में पेपर करने की बात की गई है। सपोज शिफ्ट ए है ये और शिफ्ट बी है, ठीक है। एक शिफ्ट एक दिन में होगी, दूसरी शिफ्ट दूसरे दिन पे होगी। तो कुछ एस्पिरेंट जो होंगे वो मतलब इस पर्टिकुलर डे पे यहाँ पर पेपर देंगे, कुछ यहाँ पे शिफ्ट बी में पेपर देंगे, अगले दिन पेपर देंगे। अब सपोज यहाँ पे 2 पेपर बनने हैं। अब पेपर ए जो हो सकता है वो बन सकता है भारी, पेपर बी जो है वो हो सकता है ईजी, ऐसा भी तो हो सकता है। और मान लो तीसरा कोई और शिफ्ट बन गया तो वो पेपर हो सकता है मॉडरेट सा, एवरेज सा। तो भारी हल्का भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी आप एक जैसा पेपर बना देंगे। तो भारी हल्का जब पेपर होगा तो ये बताइए, जो भारी पेपर होगा वहाँ पे जितने लोगों ने ये वाला पेपर दिया होगा उनके जो मार्क्स हैं वो कम आएंगे, ठीक है। और जो इजी पेपर होगा उनके मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा आएंगे। जबकि केवल एक सिंगल पेपर होता तो सभी के लिए एक ही पेपर होता, जो क्वेश्चन सभी को आ रहे होते तो आ रहे होते, नहीं आ रहे होते नहीं आ रहे होते, सभी के साथ में एक जैसा होता। लेकिन यहाँ पे हार्ड और इजी वाला मेथड भी तो आ सकता है ना। लेकिन पेपर हार्ड है या इजी है इसको कौन डिसाइड करेगा, ये बताइए सबसे पहले। इसको लेकर प्रश्न उठा, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन को हटाने की मांग की गई। तो कहोगे नॉर्मलाइजेशन है क्या? ये तो सही बात है भाई, पेपर भारी हल्का आ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन यहीं पे अप्लाई होता है दोस्तों। अप्लाई इस तरीके से होता है कि जो भी यहाँ पे हार्ड मार्क्स, मतलब कोई हार्ड पेपर आया है उसमें यहाँ पे कुछ बच्चे जो मान लो है उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, ईजी पेपर आया है जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, इन सबका एवरेज निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं? हार्ड पेपर वालों के नंबर कम है तो उनके थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे, इजी वालों के ज़्यादा हैं तो उनके कम कर दिए जाएंगे, तो एवरेज कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो अगर ये एवरेज हो जाएगा तो इसके माध्यम से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है कि हम नहीं चाहते नॉर्मलाइजेशन हो, इस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट में किस तरीके से वो पोस्टर है वो भी यूज़ करे गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन बेकार है, 1 डे 1 शिफ्ट वापस से लेकर आइए, हमें ये 2 शिफ्ट वाला जो मामला है वो नहीं चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं गया। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस केस की सुनवाई हो चुकी है। एक केस हुआ था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अतुल कुमार द्विवेदी, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी नॉर्मलाइजेशन को हरी झंडी दे दी थी कि ठीक है, हमें तो इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है, कर लो। अब प्रॉब्लम यह होती है दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गलत क्या है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि नीट एग्जाम जो होता है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया जाता है, और भी कई एग्जामिनेशन है जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो दिक्कतें यहाँ पर ये आती हैं
कि अभी तक तो पेपर कंडक्ट हो रहे थे, तो आप नई चीज़ को क्यों एंट्री कर रहे हैं वापस से, नया पैटर्न क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को लेकर ये बवाल हुआ, जिसको अभी के समय पर रोक दिया गया है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपीपीएससी ने थर्सडे में अग्री कर लिया है और उन्होंने बोला है कि देखिए, पेपर में जो हम नॉर्मलाइजेशन या 2 शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ला रहे थे वो सब हट गया है, पुराने पैटर्न पर ही ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनमें थोड़ा गुस्सा है। रीज़न ये है, चीज़ें क्लियर ही नहीं है, क्योंकि पहले तो आपने बता दिया था 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 7 या 8 को। अभी तारीख ही नहीं पता है कि 7 को होंगे या 8 को होंगे या कब होंगे, कोई तारीख मेंशन नहीं है। दूसरी बात ये, चलो आपने एक मामला थोड़ा सुलझाया है यूपीपीएससी का, आरओ और एआरओ का क्या होगा? उनके जो एग्ज़ाम अनाउंस करे गए थे 2 शिफ्ट में 22-23 को, वो आप यहाँ पर कह सकते हैं पोस्टपोन कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता। उसमें तो अभी ये नॉर्मलाइजेशन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर भी जो मामला है वो अभी सुलझा नहीं है, स्पेशली शिफ्ट वाला मामला सुलझा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसके लिए यहाँ पे बोला है कि एक पैनल बनेगा, रिव्यू करेगा, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा वो डिसीजन हमारे सामने आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो चल रही हैं, और एग्जैक्टली ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पेशली वो भी एस्पिरेंट्स के मामले में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के मामले में। एक बच्चे के करियर का सवाल है, वो तैयारी कर रहा है, उसके बाद कुछ अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर में एक मेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को क्या, तो एग्ज़ाम फिर होल्ड कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। उसके बाद अभी ओल्ड पैटर्न पे होगा ऐसा बोल दिया गया है। अभी इसको लेकर और भी कई सारे कन्फर्मेशंस आने हैं, जो कन्फर्मेशंस आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि लोग की मांग यहाँ पर यह है कि चलिए, गवर्नमेंट को एक चीज़ और अनाउंस करनी होगी, आरओ और एआरओ के जो एग्ज़ाम है इसका सिंगल शिफ्ट में होगा, ये अभी नहीं पता चला है, तो फटाफट इसको भी सिंगल शिफ्ट में अनाउंस कर दो, उसी के बाद लोग शांत होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है ये भी पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी से आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या है मैटर, पहले मैं आपको थोड़ा अच्छे से ये समझा देता हूँ, फिर आपको इसका पीछे का बैकग्राउंड डेटा समझाऊंगा। अगर हम दोस्तों 2024 वाले ईयर को देखते हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, हमने कितना सामान बाहर विदेशों को बेचा है और कितना सामान उनसे परचेज किया है, उसका डेटा आपको ये सामने देखने को मिलेगा। स्पेशली यहाँ पे अगर हम लोग अप्रैल से देखेंगे, तो अप्रैल के महीने में जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो लगभग 35.3 बिलियन डॉलर्स का किया है, ठीक है, और इंपोर्ट किया था 54.7 बिलियन डॉलर्स का। उसी तरीके से अप्रैल के बाद मई का डेटा है, जून का डेटा है, आप देख पा रहे होंगे हम एक्सपोर्ट फिर भी कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और एक्सपोर्ट कम करना और इंपोर्ट ज़्यादा करना, इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच तो बहुत कम रहे हैं लेकिन खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, वही सिनेरियो दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। लेकिन अक्टूबर में एक ट्विस्ट आ गया है। अक्टूबर में ट्विस्ट यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है। अक्टूबर महीने में जो एक्सपोर्ट है वो 66.3 बिलियन डॉलर्स का हुआ है, जबकि उससे पिछले महीने 55 बिलियन डॉलर का था, उससे पिछले महीने 64 बिलियन डॉलर का था, उससे पिछले महीने 57 बिलियन डॉलर का था। तो अभी तक अगर आप देखेंगे 2024 के अंदर में इतना अमाउंट का जो हम लोगों ने, सॉरी एक्सपोर्ट कह रहा हूँ, इंपोर्ट अभी तक नहीं किया है। ठीक है, ये इंपोर्ट हमने 66 बिलियन डॉलर का नहीं किया है। तो कहने का मतलब है भले ही एक्सपोर्ट बड़ा हो, इंपोर्ट भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। लेकिन अब थोड़ा एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। एक्सपोर्ट हुआ है हमारा 39.2 बिलियन डॉलर्स का, ये भी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। चाहे आप दोस्तों जून का महीने देख लीजिए, जुलाई देख लीजिए, अगस्त देख लीजिए, सितंबर देख लीजिए, पहले 34, 34, 33, 35 इस तरीके से रहा है। इस बार 39.2 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब है अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। अक्टूबर के महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 7.25% से बढ़ा है। लेकिन इसको पॉजिटिव की तरह देखा जा सकता है। दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और देखनी होगी, केवल एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ा है, आपने इंपोर्ट भी तो बढ़ा दिया, तो चीज़ें बैलेंस ही हो गई। तो इसमें कोई ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट देखेंगे तो वो भी तो 66 बिलियन डॉलर्स का हो गया है जो आपने सामान को परचेज किया है, भले ही एक्सपोर्ट क्यों ना बढ़ा हो। अभी भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। यानी ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट आप कैसे निकाल सकते हैं, यही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आएगा माइनस कर दीजिए, आपका ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा कि भाई कितना घाटा हो रहा है ना। तो ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ये 39 और 69 है, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 66 में से 39 को यहाँ पर आप लेस कर दो, 27 बिलियन डॉलर्स का, 27 बिलियन डॉलर का अभी भी हमें घाटा हो रहा है व्यापार के अंदर में, वो यहाँ पे बोला गया। समझ गए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब
ये जो ट्रेड डेफिसिट, व्यापार में जो घाटा हम देख रहे हैं दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट आप समझ गए ना। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते, या एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, उस वाले सिनेरियो को हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। पिछले कुछ समय पर इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला है। ट्रेड डेफिसिट हमारा लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, एक्सपैंड होता हुआ नजर आया है। तो कुछ लिखना हो ट्रेड डेफिसिट को लेकर तो क्या लिख सकते हैं? ट्रेड डेफिसिट इज एन अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट। यानी कंट्री का जो इंपोर्ट है वो जब बढ़ जाता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, उसी को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और यही ट्रेड डेफिसिट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का हिस्सा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे देश का जो इंपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, ये ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वही सिमिलर चीज़ है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किस तरीके से पड़ता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातों को समझिए। क्वेश्चन ये है कि सर, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ट्रेड डेफिसिट को, तो हमारे देश में व्यापार में इतना ज़्यादा घाटा हम फेस कर रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भाई, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण नंबर 1, रिलायंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। आज भारत की डिपेंडेंसी दुनिया भर के देशों में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल को ही रिफाइन करके पेट्रोल बनाया जाता है, दूसरे और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया आज 85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। आप इमेजिन कीजिए हमारी कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन की नीड्स जो हैं उसका 85% कच्चा तेल केवल इंपोर्ट किया जा रहा है। और यही क्रूड ऑयल वाला सेक्टर कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को ज़्यादा खतरे में डाल देता है, क्योंकि दुनिया भर में मान लो अगर ऑयल के प्राइसेस थोड़े से भी चेंज होते हैं, भारत की इकोनॉमी पर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। और वो हुआ है रिसेंटली। ठीक है, ऑयल के प्राइसेस के अंदर में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, समझ रहे हैं? तो एनर्जी के ऊपर अगर इंपोर्ट, मतलब एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अगर मान लो प्राइस बढ़ जाएगा अचानक से, मान लो जैसे हमने देखा भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई दुनिया भर में, कंट्रीज़ में वॉर स्टार्ट हो गई, तो उसकी वजह से जो कच्चे तेल हैं उसके दाम बढ़ गए। दाम बढ़ गए तो अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है खरीदने के लिए, तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? तो ये दोस्तों आपको पहला रीजन देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन क्या है? डिपेंडेंस ऑन की इनपुट्स। आज भी हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स है या सेमीकंडक्टर है, ये सब आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर हमारे लिए आज एक अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सब में सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर आप पढ़ते ही हैं लगातार। फिर फार्मास्यूटिकल्स की बात हो रही है, दवाइयों को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एपीआई चाहिए होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेन चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर इनके प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा तो हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आज अपनी नीड्स के हिसाब से इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न है लो एक्सपोर्ट्स फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तीसरा कारण यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके ऊपर हम लगातार बात भी करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होता तो हमें ये सब चीज़ें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हम डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों के ऊपर में। आज दुनिया भर के जो मार्केट हैं, चाइना हो, यूएस हो, इनके साथ में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे है इंडिया। तो ट्रेड डेफिसिट के पीछे का रीज़न समझ में आ गया ना। अभी इस ट्रेड डेफिसिट के फ़ायदे भी हो सकते हैं। आप क्या इसको सोच सकते हैं कि व्यापार में घाटा होना थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है? रीज़न, क्योंकि हमेशा ट्रेड डेफिसिट बैड नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मान लो अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है और अगर हम केवल कच्चा माल इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद में उससे एक प्रोडक्ट बना के उसको वापस से एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं और ज़्यादा महंगा, तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है? नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन बने, क्या ट्रेड डेफिसिट हमेशा एक बैड कॉन्सेप्ट ही माना जाएगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो रीज़न मैंने आपको पहला ये बताया। दूसरा रीज़न यहाँ पे क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट के कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होंगे तो इससे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे मार्केट में अवेलेबल होगी, जिससे हमारे देश के नागरिकों के पास में ज़्यादा चॉइसेस होंगी, जिससे यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर एक आता है ट्रेड डेफिसिट का बेनिफिट, और ये क्या है? ट्रेड डेफिसिट की वजह से करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है,
तो डॉलर के कंपैरिजन में करेंसी और ज़्यादा, हमारे देश की करेंसी वीक हो जाना, उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। तो अगर मान लो व्यापार में घाटा होता है, आपकी करेंसी इससे डेप्रिशिएट होगी, और करेंसी कमज़ोर होगी तो उसके थोड़े बेनिफिट हो सकते हैं हमारे इंडियन एक्सपोर्ट को, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट में और महंगा हो सकता है, क्योंकि सपोज आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई है, ठीक है। आपकी करेंसी की वैल्यू घटने का मतलब क्या है कि मान लो आप पहले 10 रुपए का एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, सामान खरीदते थे, लेकिन आपकी वैल्यू है करेंसी की वो कम हो गई है डॉलर के कंपैरिजन में, तो आपको वही सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए 12 या 15 रुपए चाहिए होंगे। अब आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो गई। तो मैं ये इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट में तो घाटा होगा, लेकिन एक्सपोर्ट में घाटा नहीं होगा, क्योंकि हमारी करेंसी कमज़ोर हो जाती है। तो बाहर मान लो डॉलर स्ट्रांग है, तो आप कह सकते हैं कि बाहर की करेंसी से हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज किया जा सकता है, तो वो जो देश है वो ज़्यादा सामान परचेज करके ले जाएगा उतने ही रुपए में, है ना। क्योंकि करेंसी हमारी वीक हुई है, उनकी नहीं वीक हुई है। तो वो क्या करेंगे, वो पहले उनको कह सकते हैं कि इतने रुपए में एक सामान मिल रहा था, अब उतने रुपए में दो सामान मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे वो, ठीक है। मतलब हम लोगों से ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अप्लाई हो जाता है। फिर कुछ केसेस में अगर हम देखेंगे तो अगर ट्रेड डेफिसिट आपको नज़र आता है तो इससे डोमेस्टिक बिजनेस भी इंप्रूव होते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, हम केवल यहाँ पर सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ताकि अपने देश में नए इनोवेशंस करे जाएं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो बाहर से आ रहे प्रोडक्ट्स हैं उनसे एक कंपटीशन को रखा जा सके। बट ऐसा करंट समय पर हमें अपने कंट्री के स्तर पे देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलता है, समझ गए। तो ये थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट्स के तौर पे नज़र आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ दोस्तों क्या है, इसी ट्रेड डेफिसिट के कई सारे प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं, इसमें चुनौतियां बहुत सारी आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज होता है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मान लो जैसे हमने कच्चे तेल की बात की, या सेमीकंडक्टर की बात कर ली, या फार्मास्यूटिकल की बात कर ली, ये सब हम दूसरे देशों से परचेज कर रहे हैं, तो इससे हमारे देश का जो आविष्कार है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, समझ रहे हैं ना, वो दब जाता है। हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर रहे होते अपने खुद को ग्रो करने के लिए, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो इससे बहुत सारी जॉब लॉस होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बांग्लादेश से कपड़ा खरीद रहे हैं, और जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश की भी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ पर भी टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश हमसे ज़्यादा सस्ता प्रोड्यूस करता है। अगर वो हमारे ही देश में बेच देता है बहुत सस्ते दाम में, तो हमारे देश का कौन खरीदेगा। लोगों को सस्ता अच्छा चाहिए तो वो सस्ता अच्छा बाहर से इंपोर्ट होकर आ जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की खुद की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद होंगी, और उस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे लोग हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो ट्रेड डेफिसिट में दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज क्या होता है, अगर लगातार ट्रेड डेफिसिट चलेगा तो इससे क्या होगा, करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी, आपके रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, जिससे आपके इंपोर्ट और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर आप इंपोर्ट ना कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा पैसा देने के बाद में थोड़ा सामान मिल पाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू करेंसी की डाउन हो गई है। फिर एक और चीज़ हो सकती है, ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपोर्ट्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट में यही तो है, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो सरकार की कमाई कहाँ से होगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करने के बाद बाहर से विदेशी मुद्रा कमाते हैं। अब एक्सपोर्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं आएगा। अब सरकार के पास पैसे नहीं आएंगे तो सरकार की जो क्षमता है सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च करने के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए, वो पैसा कैसे आएगा। अब गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट बचानी है तो वो यहाँ पर पैसा तो लगाना पड़ेगा। अब जब पैसा लगाना पड़ेगा तो उसके लिए वो ज़बरदस्ती क्या करेंगे, बाहर फॉरेन सोर्सेज से बोरो कर लेंगे, लोन ले लेंगे। अगर देश में यहाँ पे लोन ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो एक्सटर्नल डेट है, जो हमारे पास में कर्जा है हमारे देश के ऊपर में, वो ज़्यादा हो जाएगा। हमें आगे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लगातार ब्याज में दब जाएगा देश। और जब ब्याज मान लो दूसरा देश प्रेशर डाल रहा है देने के लिए, तो हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व निकालने पड़ेंगे। जो आपने विदेशी मुद्रा भंडार रखा हुआ है वो फॉरेक्स रिजर्व कम होना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर फॉरेक्स रिजर्व कम होना शुरू हुआ, आपके देश में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इकोनॉमी के बेसिस पे देश अस्थिर हो जाएगा, इन्वेस्टर पैसा निकाल लेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा भाई ये देश में जो चीज़ें हैं इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं है, तो बाहर का व्यक्ति को इन्वेस्ट करेगा, उसे लग रहा है कि रिस्क है, मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा, उसके पास में तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेड डेफिसिट के बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। नाउ
अब क्वेश्चन ये आएगा, चैलेंजेस हैं तो कुछ उपाय तो होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। जी बिल्कुल, इसके सॉल्यूशन भी हैं। कुछ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट, हमें व्यापार को लेकर बातचीत करनी होगी। जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो इंप्लीमेंट करने होंगे। कहने का मतलब है जैसे हम यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है, व्यापार खुल जाता है, हमें एक्सपोर्ट करने का चांस मिलेगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे, सस्ता एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो आज हम यूएई में इंडियन टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया यूएई का जो सेपा एग्रीमेंट है, इसका मेन मकसद क्या है? ट्रेड को बढ़ाना। तो ऐसे दोस्तों कई देशों के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स हम कर सकते हैं। दूसरा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। ये काम हमें करना ही होगा हर हाल में। अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे काम करना होगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको अपने जो बंदरगाह हैं वो डेवलप करने होंगे, रोड्स बनानी होंगी, एक अच्छा नेटवर्क बनाना होगा, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन में वो कॉस्ट कम लगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा आसानी से हम कर सकें। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब इसमें क्या है, सुनिएगा दोस्तों। आज हम क्या है, छोटी मोटी चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें एनालाइज करना होगा कि भाई ज़रूरी है क्या है। जो चीज़ ज़रूरी है इंपोर्ट करने के लिए वही इंपोर्ट कीजिए। अदरवाइज अगर जो चीज़ हमारे देश में ऑलरेडी मिल रही है, उसका मार्केट हमारे देश में है, तो उसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? उसको इंपोर्ट मत कीजिए। तो कहोगे रिलेशंस खराब हो जाएंगे अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, आप क्यों, आप टैरिफ लगा सकते हैं। बाहर से कोई सामान आ रहा है, उस पर आप टैरिफ को एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दीजिए, जिससे कि वो प्रोडक्ट मार्केट में महंगा हो जाएगा। हम उसके आड़ में अपनी खुद की इंडस्ट्री को तो ग्रो कर पाएंगे ना। तो गवर्नमेंट को जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे बताने होंगे कि भाई ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है, बाहर से इस देश से परचेज कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव हमारे देश में ये है, आप ये खरीदिए। उसको प्रमोट करना होगा, कैंपेन चलाना होगा, ताकि जो लोकल मेड गुड्स हैं उसको ज़्यादा ग्रो किया जा सके। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टील की अगर हम बात करते हैं, तो आपको जो हमारे देश में स्टील बन रहा है उसको ज़्यादा प्रमोट करना होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आज हम इंपोर्ट भी कर जाते हैं स्टील को, तो अपने देश में जब ग्रो हो रहा है तो हमें उसको ज़्यादा प्रमोट करना होगा, ताकि इसका कंजम्पशन हो, अपने देश की इंडस्ट्री पहले ग्रो करे। ये कर सकते हैं ट्रेड डेफिसिट को काउंटर करने के लिए। फिर सबसे बड़ी चीज़, रैशनलाइज इंपोर्ट। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आपको लिस्ट बनानी होगी और देखना होगा कौन सा ज़रूरी आइटम है जो हमें एक्सपोर्ट करना है, जो अल्टीमेट ज़रूरत है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, ज़रूरत ही नहीं है हमारी, तो भाई उनको हटाइए। आप उनको क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? या इंपोर्ट चलो हो रहे हैं रिलेशंस को मेंटेन करने, तो आप उस पर टैरिफ को बढ़ा दो, जिससे वो महंगा हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स के पास में ऑटोमेटिकली जो चॉइस बचेगी वो बचेगी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की, कि हमारे देश में जो प्रोड्यूस हुआ है उसको वो परचेज कर सकें। सबसे बड़ा स्टेप करना होगा, अपने वर्कफोर्स को ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पैसा खर्च करना होगा, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवानी होगी, क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुका है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोगों को अच्छा इनोवेशन देना ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी करेंसी को मैनेज करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ यहाँ पर स्टेप्स हैं जिसको उठाया जा सकता है टू काउंटर द ट्रेड डेफिसिट। एंड एट द लास्ट, करंट समय पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो ट्रेड डेफिसिट में इंडिया का स्टेटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप दोस्तों व्यापार देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ में, फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ देखो, रशिया के साथ देखो, साउथ कोरिया के साथ, या हांगकॉन्ग के साथ, ये 4 कंट्रीज़ के जो नाम दिए हैं ना, इनसे भारत प्रॉपर घाटे में रहता है। इसमें चाइना सबसे बड़ा है। इवन आप ये इमेजिन कीजिए 2023-24 के अंदर में भारत और चाइना के बीच में 118.4 बिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ है। समझ गए? अमेरिका को क्रॉस कर गया, और इस व्यापार में हमें घाटा हो रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। जबकि यूएसए के साथ में भी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार करते हैं, लेकिन यूएसए के साथ कहानी अलग है। यूएसए के साथ हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, डेफिसिट में नहीं। सरप्लस मतलब यूएसए को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है? तो अभी के समय पर जो ट्रेड गैप है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिससे हम व्यापार में फ़ायदे में हैं। फॉर एग्जाम्पल यूके, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, इनसे हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। लेकिन यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडोनेशिया, इराक, चाइना, साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग, इन सब से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ना के बराबर करते हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। सिंगापुर, यूएई, कोरिया के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए, मार्केट को और ओपन कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आप सस्ता एक्सपोर्ट कर पाएंगे, मार्केट ग्रो करेगा, फ्री ट्रेड हो पाएगा। तो ये करने की आवश्यकता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो इसको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी के आधार पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको लिखना। सवाल है, हाईलाइट द इंडियाज करंट ट्रेड डेफिसिट स्टेटस
विद मोस्ट ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। भारत का करंट समय पर जो ये ट्रेड डेफिसिट का पूरा स्थिति है दुनिया भर के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ में, वो कहाँ पे स्टैंड करता है वो बताना है। एंड उसके साथ में डिस्कस करना है कि इस ट्रेड डेफिसिट का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो इंडियन इकॉनमी पर क्या देखने को मिलेगा। फिर साथ में आपने ये भी बताना है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं या रणनीतियां हो सकती हैं जिससे हम भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। समझ गए? तो 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है? अपने अधिकांश प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत की वर्तमान व्यापार घाटे की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। साथ ही भारत के व्यापार घाटे को कम करने के उपाय सुझाएं। अब आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है दोस्तों? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें, सबमिट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने जितना डेटा देखा है उसको एक बहुत ही अच्छे से पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग मुझे मेंशन करते हैं सर हम ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, आपके डिटेल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल कर ऑनलाइन डिटेल मेंशन करते हैं, तो वो एडिट करने का पूरा ऑप्शन, कॉपी करने का ऑप्शन आपको इस पूरे डेटा में मिल जाता है, ग्रुप में मिल जाता है। जैसे आप देख पाते हो इस पीडीएफ में मोस्टली चीज़ें आप नोट्स नहीं बना पाते, इसकी दिक्कत हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको ये पीडीएफ ऐसा दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल होगा। और दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमम फी पेमेंट में दी जाती है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी यार मेक श्योर क्या करो, प्लीज़ वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगला जो आर्टिकल है दोस्तों ये हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर प्रेजेंट है, पेज नंबर 12 पर। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। क्या बात हो रही है? हाउ विल एसडीएस वीज़ा मूव हेड स्टूडेंट्स। देखो होता क्या है, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कनाडा को पढ़ने के लिए जाते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम देके, है ना, फिर उसके बाद में कनाडा में स्टडी करने के लिए जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा चुनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर यह बताती हैं 2022 में अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में है उसका 21% दोस्तों इंडिया के ही बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो ये नंबर है लगभग कह सकते हैं 2,22,450 इंडियन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने कनाडा के संस्थानों को चुना है पढ़ने के लिए। तो इतने सारी जो संख्या में बच्चे जा रहे हैं कनाडा के अंदर में पढ़ाई करने के लिए, इससे कनाडा के ऊपर में कुछ अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर कनाडा ने क्या बोला है कि जो इनका एसडीएस वीज़ा सिस्टम है ये 2018 में लेकर आए थे, इसको ये हटा रहे हैं और ये हटा दिया गया है। इवन बोला जा रहा है कि अब आने वाले समय पर 8 नवंबर के बाद में, मतलब 8 नहीं और भी कुछ थोड़े समय बाद अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करता है कनाडा के अंदर जाने में तो पहले वाले वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, देखो ये जो एसडीएस, ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसका मतलब है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, ये वाला वीज़ा इस तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे बच्चे को जाना बहुत आसान हो जाता था। उसने अप्लाई किया, तुरंत अप्रूवल मिल गया और तुरंत वो चला गया। इस तरीके का मामला हुआ करता था, लेकिन कनाडा ने बोला है कि अब ये सिस्टम हम कर रहे हैं ख़त्म। ये आप देख पाओगे कि कैनेडियन गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड द एसडीएस वीज़ा इन नवंबर 2024। इसी महीने इन्होंने ये सिस्टम को हटा दिया। अब दोस्तों इससे क्या होगा, इससे तुरंत अप्रूवल नहीं मिलेगा, महीनों महीनों लग जाएंगे। यहां पर पहले क्या हो रहा था, एक झटके में एप्लीकेशन दिया, कल अप्रूवल हो गया, परसों निकल गए। अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होने वाला, इसमें बहुत समय लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है एसडीएस वीज़ा सिस्टम हाल ही में चर्चा में था, ये कौन सा देश देता है? कनाडा देता है।
इसके फ़ायदे क्या थे? फास्टर प्रोसेसिंग होती थी, ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होती थी, काम बहुत आसान हो जाता था, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ईजी ऑप्शन हुआ करता था ये स्टूडेंट्स के लिए। बट आज के समय पर ये वाला सिस्टम कर दिया गया है ख़त्म। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर में असर पड़ेगा। क्वेश्चन यह है, क्या आप जा नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, जा सकते हैं, अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब आपको ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम लगेगा। ये यहाँ पर आपका एक सबसे बड़ा इशू हो सकता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखिएगा कि पहला एसडीएस सिस्टम चर्चाओं में ये क्या है? ये है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसको वैसे सन 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जितना भी स्टडी परमिट है उसको आसान कर दिया जाए बच्चों के लिए। और ये कनाडा ने यहाँ पर कह सकते हैं चुना, और कनाडा ने यहाँ पर लगभग 14 देशों के स्टूडेंट्स को ये वाला एसडीएस सिस्टम दिया, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील के जो बच्चे हैं वो कनाडा जाते हैं और पढ़ने के लिए उनको आसानी मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है जाना पढ़ना। ठीक है, ये बोला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा ये बोलता है कि अब इमिग्रेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, कनाडा में इनकी संख्या बहुत इंक्रीज हो गई है, संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब वहाँ पे घर कम पड़ रहे हैं रहने के लिए। ठीक है, इतने सारे लोग इंक्रीज हो चुके हैं कि वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस शुरू हो चुका है, अफोर्डेबिलिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं, घर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कनाडा को ये चीज़ें बदलनी पड़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा महंगाई है तो वो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए कहीं पे, किसी शॉप पर, किसी ऐसी यहाँ पर कर रहे हैं। आपने देखे होंगे वीडियोज़ वगैरह कि एक शॉप पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं केवल एक जॉब एप्लीकेशन देने के लिए। तो ये कुछ समस्याएं हो रही हैं। नाउ अब क्या है दोस्तों, जो वीज़ा प्रोसेस है इसमें यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बच्चे को बहुत समय लगेगा अप्लाई करने के लिए। तो हो सकता है मन बदल जाए, जाए ना जाए, ऐसे भी आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल रोक दिया गया, बट जो ईजीनेस प्रोवाइड करवाई गई थी वो हटा दी गई है। इतना सही यहाँ पर इस आर्टिकल में प्रेजेंट है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। क्या बात हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं एक स्टाम्प और कॉइन। और जो ये स्टाम्प, ये जो मतलब जो डाक टिकट होता है, इसको जो रिलीज़ किया जाएगा वो बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज ही यहाँ पर इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं। ट्राइब्स में अगर हम लोग बात करें तो इनको बोला जाता है भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं किया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो इन्हीं के लिए क्या होता है, हर साल हम 15 नवंबर को, जैसे आज ही 15 नवंबर है तो हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसका सेलिब्रेशन का 2021 में कह सकते हैं नींव रखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। तो 2021 से अभी तक रेगुलर बेसिस पे ये जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है, पीएम मोदी अभी के समय पर एक कह सकते हैं कि जो ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी पैसा खर्च करने वाले हैं, 6,640 करोड़ रुपए, तो उसके ऊपर भी अमाउंट खर्च हो जाएगा। नाउ आखिरकार कौन है बिरसा मुंडा? चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, वो समय था 15 नवंबर 1875 का। 15 नवंबर 1875 को ट्राइबल फ्रीडम फाइटर और रिलीजियस लीडर बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। कहाँ पर? झारखंड के अंदर कुंती नाम के डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है उलीहातू, यहाँ पे इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये झारखंड आपको पता है उस समय पर बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो वो एरिया जो है वो बिहार का पार्ट हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया के समय पर। बाद में दोनों स्टेट अलग हो गए थे। तो बिरसा मुंडा जी की जब हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रह चुके हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में, जहाँ पे अंग्रेज़ों से यहाँ पर लड़ाई की गई फ्रीडम फाइटर्स के माध्यम से। तो होता यहाँ पर यह है कि अगर इनका शुरुआती तौर पर देखें, क्योंकि बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है बिरसा मुंडा जी के जो पेरेंट्स हैं, इनके माता पिता की अगर हम बात करेंगे तो सुगाना मुंडा और साथ ही साथ में कर्मी हाथू। तो ये इनके पेरेंट्स के नाम हैं। ये मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे। जब ये धीरे धीरे करके बड़े हुए तो इन्होंने जर्मन स्कूल को ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पे देखा कि जर्मन मिशन स्कूल के अंदर में बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी के अंदर में। देन उसके बाद में डिसीजन लिया वहाँ से विड्रॉ करने का, और विड्रॉ भी किया इन्होंने। फिर बाद में नए रिलीजन को अडॉप्ट किया था, बिरसाइत रिलीजन। ठीक है, उन्होंने बाद में उस रिलीजन को अडॉप्ट किया। अर्ली लाइफ की बात करेंगे तो 1890s के समय पर अगर हम देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर अवेयरनेस फैलानी शुरू की, क्योंकि अंग्रेज उस समय पर क्या कर रहे थे, जो लोग उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ज़मीन थी उन ज़मीन को छीन रहे थे,
उन ज़मीन पे अपना कब्जा कर रहे थे, उन लोगों की ज़मीन, और उन्हीं को यहाँ पर लेबर बना के रख रहे थे। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने स्टेप्स उठाने शुरू किए। और जो ये मुंडास थे दोस्तों, ये उस समय पर कह सकते हैं कुंखती जो सिस्टम है उसके नाम से यहाँ पर जाने जाते थे। अब होता यह है, मुंडास के पास में ये कुनखती के नाम का पूरा एक सिस्टम हुआ करता था। कुनखती क्या था? एक जॉइंट लैंड होल्डिंग का सिस्टम हुआ करता था, सबके पास में इस तरीके की ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए, जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, है ना, ज़मींदार्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की, दूसरे फार्मर्स को, मिडिलमैन को लाने की कोशिश की, जिस चक्कर में कुछ लोगों के पास में जो ज़मीन है ना, उनको और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा था, कर्जे में डाला जा रहा था, उनको ही ज़बरदस्ती कह सकते हैं फोर्स लेबरिंग करवाई जा रही थी। तो ऐसे कुछ समस्याएं आ रही थी। तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है, बिरसा मुंडा जी ने यहाँ पर पूरा विद्रोह किया। और जो ये विद्रोह, ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसको नाम दिया गया मुंडा उलगुलन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन चुका है। इस रेबेलियन को नाम देते हैं मुंडा उलगुलन। तो यहाँ पे इन्होंने अपने लोगों से बोला कि भाई आप जो रेंट पे कर रहे हैं अंग्रेजों को, जो टैक्स दे रहे हैं, उसको रोकिए, और रोकने के बाद में यहाँ पर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लोग यहाँ पर इनको भगवान मानने लगे। इस वजह से भगवान बिरसा मुंडा का नाम देने लगे, क्योंकि इन्होंने वो लड़ाई लड़ी। और इनको अरेस्ट भी किया गया दोस्तों। लगभग 1897 में रिलीज हुआ, उससे पहले 2 बार अरेस्ट हो चुके थे। इन्होंने अपना पूरा स्ट्रगल लॉन्च कर दिया था 1899 के अंदर में। और इनके लीडरशिप के अंदर में क्या होता है, लोगों ने उस समय पर पुलिस स्टेशन जलाए, चर्चेस जला दिए थे, ब्रिटिशर्स की जो प्रॉपर्टी थी वो जला दी थी। इनका एक स्लोगन हुआ करता था। स्लोगन क्या था? अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज तुंदू जाना। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये था कि जो ये किंगडम है, यानी कि ये जो महारानी का यूके का किंगडम चल रहा है, इसको हटाओ, इसको ख़त्म करो और अपना खुद का किंगडम एस्टेब्लिश करो। इस तरीके का जो यहाँ पर स्लोगन है इनकी साइड से दिया गया। अब अरेस्ट हो गए थे, फिर उसके बाद रिलीज़ कर दिया गया था, फिर ये विद्रोह हुआ, फिर बाद में फिर अरेस्ट कर लिया गया इनको मार्च 1900 में। और अब की बार जब यहाँ पे दोस्तों ये अरेस्ट किए गए, तो इनकी डेथ हो जाती है जेल के अंदर ही 9 जून 1900 में। तो ब्रिटिशर्स का कहना यह था कि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुई है वो कॉलरा की वजह से हुई, उनको कॉलरा हो गया था। लेकिन लोगों को शक था कि उनको जहर दिया गया है, क्योंकि इनका जो रेबेलियन था, पूरा जो विद्रोह किया गया, उससे भारी नुकसान हुआ था ब्रिटिशर्स को। इतना नुकसान हुआ कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मान लिया। इनका रेबेलियन ये था जहाँ पे ब्रिटिशर सरकार को इतना ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा कि उन्होंने ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1900 एक्ट है दोस्तों, 1908 का एक्ट है, इसको लेकर आए। और इस लॉ के माध्यम से क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल की जो ज़मीन है ना, नॉन ट्राइबल्स को जो सौंपी जा रही थी, इसको रोक दिया गया। तो इनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। इस वजह से यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं बिरसा मुंडा में। एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल फ्रीडम ये फाइटर रह चुके हैं, जिनके बारे में आपको बताया। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को, यानी 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं जनजातीय गौरव दिवस। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में। तो जनजातीय गौरव दिवस क्या है, इसको हम हर साल सेलिब्रेट करने वाले हैं और 2021 से लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि भाई जो यहाँ पर एफर्ट्स लगाए गए थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के माध्यम से, उन्होंने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, है ना, अपनी जो बहादुरता दिखाई थी, उसको यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। उस एफर्ट्स को यहाँ पर हम लोग एक पहचान देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों भारत में, अलग अलग हिस्सों में। अंग्रेज़ों के खिलाफ में जगह जगह पे ट्राइबल मूवमेंट चले। ये तो मैंने एक मूवमेंट के बारे में बताया। इसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी आती हैं, तमर, संथल, खासिस, भिल्स, मिज़ो, कोल, इन सब ने अलग अलग जो मूवमेंट्स है वो चलाए थे। तो जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का म्यूजियम है दोस्तों, वो भी रांची में आ रहा है ना। 15 नवंबर को हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं बिरसा मुंडा जी की, जिनको कई बार ट्राइबल कम्युनिटीज़ भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा वो डेट वगैरह जो मैंने आपको बताई है। एक आर्टिकल ये हमारा कल रह गया था, ज़रा फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। क्या मैटर था, ज़रा सुनिएगा। हुआ यह है कि जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडियन ओशन कौन सा वाला है भाग है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो पूरा समुद्र है, ये अपना इंडियन ओशन है। ठीक है, ये इंडिया के नाम पर ही रखा गया है और एकलौता समुद्र आपको देखने को मिल जाएगा जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे रखा गया है। तो एक्चुअली में ये हुआ कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और अमेरिका के कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए, ताकि यूएसए चाइना को काउंटर कर सके, इस वजह से रिलेशंस को मजबूत करने के लिए कुछ आपस में डायलॉग बैठता है, बातचीत होती है। तो हुआ ये कि जो यूएसए के डेप्यूटी हैं, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है कर्ट कैम्बल,
और उसके अलावा प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन फिनर। ये दोनों यहाँ पर दोस्तों इंडिया आए हैं डिस्कशंस करने के लिए, बातचीत करने के लिए। इंडिया नहीं आए हैं, वर्चुअली यहाँ पर बातचीत हुई है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो हुआ ये है, ये जो पूरी मीटिंग है ये सब शेड्यूल की गई थी, लेकिन फिर कुछ यहाँ पे इश्यूज़ होते हैं फ़्लाइट वगैरह के, तो उस फ्लाइट के इश्यूज़ के माध्यम से क्या होता है, ये मीटिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है फिजिकली, तो वर्चुअली यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया। दोनों साइड से यहाँ पर क्या डिस्कस करने की बात की गई है कि भाई हम किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को और सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन क्या है दोस्तों, ये तो इंडियन ओशन रीजन है जिसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, तो इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंडो पैसिफिक रीजन। इस पूरे रीजन में यहाँ पर सिक्योरिटी को प्रमोट करना, प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये जो डिस्कशन है ये होते हैं ताकि इंडिया की हेल्प ले सके यहाँ पे यूएस और इस रीजन में उतर सके। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन, ये हम सभी को पता है। समझ रहे हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा भी इसका रोल क्या है। तो भारत और यूएसए का जो कॉपरेशन है इंडो पैसिफिक को लेकर, ये जनवरी 2015 में हुआ था। उस समय पर जो बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, उनको इंडिया बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर। तो दोनों के बीच में डिस्कशंस हुए थे इंडिया पैसिफिक रीजन को लेकर। उसके बाद अब ये वापस से डिस्कशन शुरू हो रहे हैं ताकि इस रीजन में सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। सिक्योरिटी कहने का पर्पज़ है बस खाली यहाँ पर चाइना को काउंटर करना एक मेन रीज़न है, क्योंकि चाइना करंट समय पर इंडियन ओशन में मैक्सिमम कंट्रीज़ तक पहुँच चुका है, चाहे मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या फिर अफ्रीकन कंट्री हो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साइड में प्रेजेंट है, या यहाँ पे आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो चाइना का इन्वॉल्व। पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन तक ज़्यादा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी ही आपको देखने को मिलेगा जिस पूरे समुद्र को चाइना ऑलरेडी क्लेम करता है। तो इसी में शांति बनाने की ये लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, ऐसा कुछ चर्चाओं में देखने को मिलेगा। खैर, एग्ज़ाम में आपके लिए ये आर्टिकल बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए इंडियन ओशन रीजन के बारे में। कहोगे है कहाँ पे, लोकेशन तो देख ही लिया, उसके अलावा क्या पता होना चाहिए? उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे इंडियन ओशन रीजन की जब डिस्कशन होती है तो इसमें लगभग 36 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस समुद्र के आसपास हैं, आइलैंड कंट्रीज़ आते हैं जो इसी इंडियन ओशन से बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, है ना। कई सारे देश यहाँ पे हैं, कई सारे इस तरीके से आपको ये देश देखने को मिलेंगे, सब इंडियन ओशन के पास में ही तो हैं, इनका एक्सेस इस ओशन में देखने को मिलता है। तो ये रीजन हो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, यहाँ से 2 स्ट्रेट कनेक्ट होता है, क्योंकि बोला जाता है दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजी सी लेन है ये, एक ऐसा रास्ता जहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है। व्यापार होता है कैसे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। अब ये कहाँ पर है तो इसको देख लीजिए, इसमें क्लियर हो जाएगा। इस मैप में दोस्तों आप देख पाएंगे ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इधर आप देख पाएंगे तो ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, और यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये पतला सा रास्ता है। स्ट्रेट क्या होता है? जो पतला सा रास्ता 2 समुद्र को जोड़ रहा हो। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या करता है? हमारे पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से जोड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन अरेबियन नेशंस को यहाँ पर जोड़ता है इस इंडियन ओशन से। तो दोनों स्ट्रेट की कनेक्टिविटी इसी इंडियन ओशन में यहाँ पर होती है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। उसके अलावा इंडियन ओशन दुनिया भर के ट्रेड में एक बड़ा रास्ता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आप देख पाओगे हम इधर जा पाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इधर जा पाते हैं, फिर बाबिल मंडेब स्ट्रेट से ऊपर यूरोप तक कनेक्टिविटी बन पाती है। तो बहुत सारा व्यापार, अगर मान लो इधर यूरोप से इधर तक व्यापार होना है तो मैक्सिमम कंट्रीज़ इसी रास्ते से पास होने के बाद में इंडियन ओशन से गुजरती हैं। इस वजह से बोला जा रहा है व्यापार के मामले में एक बिजिएस्ट रीजन है जहां से ढेर सारा ट्रेड डेली बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। दूसरी बात, इस वजह से क्योंकि बिजिएस्ट सी लेन है, इंपॉर्टेंस इसका ज़्यादा है, तो दुनिया भर की कंट्रीज़, चाहे वो चाइना हो मेजर प्लेयर्स में, चाहे वो यूएसए हो, ये अपना कह सकते हैं इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं ताकि इनका दबदबा इस पर्टिकुलर रीजन में बन सके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस समुद्र का इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आर्थिक स्तर पे दोस्तों ये समुद्र एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दुनिया भर का जो मैक्सिमम व्यापार है या ऑयल का व्यापार है वो इसी रीजन से गुजरता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हॉर्मुज, ये बता ही चुका हूँ, वहाँ से गुजरता है। उसके अलावा दोस्तों इस देश के आसपास जितने भी कंट्रीज प्रेजेंट है वो सब ग्रोइंग इकॉनमीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, मलेशिया है, तांजानिया है, यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है, इस इंडियन ओशन में क्योंकि समुद्र के नीचे ना बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है, उसी तरीके से इंडियन ओशन रीजन में दुनिया का 40% ऑयल एक्सप्लोटेशन आपको देखने को मिलेगा, वो इसी रीजन से होता है। 40% ऑयल यहीं से निकाला जाता है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड का।
उसके अलावा जो टोटल फिशिंग हो रही है वर्ल्ड में 15% फिशिंग यहीं से होती है, इसी इंडियन ओशन से होती है। इंडियन ओशन में बहुत सारे खनिज पदार्थ या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं यहाँ पे। कई सारे कंट्रीज डीप सी माइनिंग करते हैं, यानी कि जो खनन है वो किया जाता है इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए। समझ रहे हैं? तो इकोनॉमी के लिए, आर्थिक स्तर के लिए इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इंडियन ओशन का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी आपको नजर आएगा। इस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में हम देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या है कि भाई चाइना, जब चाइना की बात हो रही है तो चाइना कोई छोटी इकॉनमी नहीं है, एक ह्यूज इकॉनमी है। और आज वो क्या कर रहा है, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से या दूसरे और इनिशिएटिव के माध्यम से बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो कीनिया हो। और ये सब कंट्रीज में एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है? ये सभी के सब कंट्रीज दोस्तों इंडियन ओशन के पास में है। मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट चाइना का है, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट चाइना का है ना। उसके अलावा यहाँ पे आपको अफ्रीकन कंट्री में ये कीनिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये बेस वगैरह बना रहे हैं ताकि इंडियन ओशन का एक्सेस मिल सके इन रीजन्स को। समझ रहे हैं? तो इसी चाइना को काउंटर करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया जो है लगातार डिस्कशन करता है, कॉपरेट करता है दूसरे देशों के साथ में, जिसके लिए हमने क्वाड ग्रुप भी बना रखा है। उसके अलावा दोस्तों इंडियन ओशन जो रीजन है ना, यहाँ पे कई सारे प्रकार के थ्रेट्स भी हैं, खतरे भी हैं। जैसे पायरेसी का खतरा है, बहुत सारे समुद्री लुटेरे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोमालिया के लुटेरे आपको देखने को मिलेंगे। सोमालिया कहाँ है ये आप देख पाएंगे, ये है सोमालिया, एक अफ्रीकन कंट्री। इसके लुटेरे जहाज़ जब्त कर लेते हैं। इनके लुटेरों से हमने जहाज़ छुड़ाया भी है, पता होगा आज से कुछ महीने पहले। तो इंडियन ओशन में पायरेसी का इशू आता है। फिर उसके अलावा कई बार जहाज़ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से इलीगल इमिग्रेशन शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं वो भी हमको देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आपने देखा होगा 2008 का जो अटैक है ना, तो वो भी यहाँ पे होता है। तो इस पूरे रीजन का मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। इस वजह से इस रीजन में सुरक्षा बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देश के पास में प्रॉपर एक्सेस ना हो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए हमने कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो डेवलप कर रखे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए ये इंडियन ओशन बहुत ज़रूरी है। और भारत ऐसे नहीं जाने दे सकता या ऐसे चाइना को इस रीजन में उतरने नहीं दे सकता। इसलिए हम कॉपरेशन करते हैं, यूएसए के साथ में डिस्कशन भी करते हैं ताकि यूएसए हेल्प करे इस चीज़ में। अब देखो होता क्या है दोस्तों कि भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लोकेशन। भाई लोकेशन क्यों? क्योंकि इंडिया लगभग 7,500 से ज़्यादा किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो इंडियन ओशन के साथ में शेयर करता है। ये आप देखेंगे कितनी बड़ी बाउंड्री भारत की इंडियन ओशन के साथ में लगती है। हमारे कितने सारे बंदरगाह इसी पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर कोस्टल स्टेट्स में बने हुए हैं। तो लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से हमारे पास में टेररिस्ट अटैक का खतरा रहता है, जो 2008 में हुआ भी था। पाकिस्तान से सीधा जहाज़ लेके वो मुंबई में पहुंचे थे, मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था। स्मगलिंग का इशू देखने को मिलेगा, इलीगल फिशिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सब इन रास्ते से हो सकती है। तो इंडिया को सबसे बड़ा खतरा रहता है इन सब चीज़ों से। इस वजह से भारत आज के समय पर अपने इन रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है दूसरी जगह से, चाबार पोर्ट से हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया का जो ज़्यादातर ट्रेड है, अगर आप देखेंगे वो इस रीजन से होता है। ट्रेड हमारा यहीं पर ज़्यादातर डिपेंडेंट है। इंडिया इंडियन ओशन को लगातार एक्सप्लोर कर रहा है। हम कई सारे मिशंस चला रहे हैं, नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी इंडियन ओशन में कई सारे मिनरल प्रेजेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम लोग डीप से ही माइनिंग कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास में है। इस वजह से ये ओशन रीजन हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों इस ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से बहुत सारी चिंताएं भी हमारे लिए पैदा हो रही हैं। जैसे इंडिया यही सब देख कर कि चाइना पैर पसार रहा है, पाकिस्तान का इशू है, बांग्लादेश का इशू है, इस वजह से भारत कोऑपरेट कर रहा है यूएसए के साथ में। अगर ऐसे कोई समस्या ही ना होती तो इंडिया अकेला मैनेज कर लेता। हमने क्वाड को ज्वाइन किया इस चक्कर में, ताकि इस इंडियन ओशन पैसिफिक रीजन को यहाँ पे सिक्योर बना के रखा जा सके, चाइना को काउंटर किया जा सके। और आज के समय पर ऐसा नहीं हम सपोर्ट नहीं करते, हम इस पूरे इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज प्रेजेंट है, चाहे वो मालदीव्स प्रेजेंट हो, चाहे दूसरे और देश प्रेजेंट हो, चाहे यहाँ पे कितनी बड़ी आपदा आई हो, हमने सपोर्ट किया है। चाहे वो श्रीलंका क्यों ना हो, कोविड के समय पर इंडिया ने लगातार सपोर्ट किया है। आज हमारे पास में चैलेंज क्या है, जो चाइना की आर्मी और जो नेवी है, इनका प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहा है। चाहे वो श्रीलंका हो, श्रीलंका यहाँ पर एक्सेस दे रहा है। समझ रहे हैं? तो चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में अपनी खुद की राइवलरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूएसए ऑब्वियसली बात है चाइना को रोकेगा कि वो अपना पैर ना पसारे इंडियन ओशन रीजन में, ज़्यादा वहाँ से रिसोर्सेस ना निकाल पाए। नहीं तो फिर यहाँ पर वेस्टर्न पावर से बड़ा हो जाएगा चाइना, तो एक अपनी खुद की इनकी सुपर पावर की लड़ाई भी होती है। इस चक्कर में चाइना को काउंटर करेगा इंडिया की मदद से यूएस, और भारत को भी ज़रूरत है, हम भी कोऑपरेट करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इंडिया का एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारी जो नेवी के ऊपर एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो बहुत कम है, बहुत कम दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सुधार करना होगा, नहीं तो फिर दूसरे कंट्रीज़ इंडिया के कंपैरिजन में
ये सुपीरियरिटी जो है वो अपने पास में ले जाएंगे। तो इसको काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए ना? चलिए, फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर आज अखबार में पब्लिश हुआ है, जो पेज नंबर 16 पे प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल ट्रायल अनाउंस कर दिया है पिनाका रॉकेट सिस्टम का। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम परसों ही शायद मैंने आपको पढ़ाया है, थंबनेल पे आर्टिकल लगाया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है? यह आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसको डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट नाम की बॉडी ने डेवलप किया है। ये जो है दोस्तों एक खतरनाक अटैक कर सकता है, घातक अटैक कर सकता है। पिनाका का मतलब क्या होता है? पिनाका जो है बेसिकली भगवान शिव जी का धनुष है, जिसको राम जी ने तोड़ा और फिर माता सीता से विवाह किया। उसके बाद दोस्तों पिनाका रॉकेट का सिस्टम अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का ट्रक आपको देखने को मिलेगा। ये टाटरा ट्रक है। इस ट्रक के ऊपर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये हमने पूरा जो सिस्टम है इसको माउंट कर रखा है, और एक पार्ट में 6 मिसाइल होती हैं, दूसरे पार्ट में 6 मिसाइल होती हैं, यानी एक ट्रक पर हम 12 मिसाइल्स रख सकते हैं और कुछ सेकंड में एक के बाद एक ये 12 मिसाइल्स धड़ाधड़ दाग सकते हैं। और इस तरीके के 2-4 ट्रक रख दें तो बहुत सारे मिसाइल्स एक साथ दागे जा सकते हैं। यही पिनाका सिस्टम की पावर है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें 2 पॉड होते हैं, बता दिया मैंने, दोनों पॉड में 6-6 मिसाइल होते हैं और 48 सेकंड के अंदर में आप इन 12 मिसाइल्स को दाग सकते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस पिनाका मिसाइल सिस्टम का जो रेंज है वो 90 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा यहाँ पे है। अब इसमें नए नए वेरिएंट भी तैयार कर दिए गए। MK1 वेरिएंट, MK2 वेरिएंट, MK3 वेरिएंट के ऊपर काम चल रहा है। MK3 वेरिएंट में दोस्तों हम लोग 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले जो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है उसको डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करने के ऊपर काम कर रहे हैं कि आज के समय पर जो फ्रांस है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको देखने को मिलेगा, एक आर्टिकल थोड़े दिनों पहले पब्लिश हुआ था कि फ्रांस लगातार इवैल्यूएट कर रहा है कि भारत के इसी पिनाका सिस्टम को वो परचेज करेगा। ठीक है। अब दोस्तों पिनाका सिस्टम आपको पता है जो हमने ये बनाया है, ये रशिया से इंस्पायर होकर बनाया है, क्योंकि रशिया के पास में भी ऐसा ही एक सिस्टम है। आप ऊपर देख पाओगे, मल्टीपल रॉकेट्स को एक साथ ये लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैड। तो ये ग्रैड सिस्टम है दोस्तों, यहीं से इंस्पिरेशन लेने के बाद में हम लोगों ने अपना ये सिस्टम डेवलप किया है। पिनाका ऑलरेडी आर्मेनिया परचेज कर चुका है और आर्मेनिया ने अज़रबैजान के साथ में युद्ध में ये पिनाका सिस्टम इस्तेमाल किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। आर्मेनिया के बाद बताया जा रहा है 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ और हैं जो चाहती हैं भारत के इसी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को परचेज करना। बाकी ये है क्या, इसमें वेरिएंट्स क्या है, ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ, तो फटाफट मैंने एक छोटा सा रिविजन आपका करवा दिया है। चलिए आगे आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक खबर ये देखने को मिलेगी, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, पेज नंबर 11 पर है, क्योंकि आज एडिटोरियल नहीं है। तो ये एक प्रकार का पॉडकास्ट है जहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या इंडिया को जो पाकिस्तान में क्रिकेट है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पे 2 राइटर हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हाँ करना चाहिए। फिलहाल ये जो व्यक्ति आपको नीचे देखने को मिलेंगे, इनका नाम है सुनील यजमन। ये जॉइंट सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट लॉन टेनिस के हैं। प्लस अगर हम देखेंगे तो जो इंडियन डेविस कप था तो उसको भी मैनेज कर चुके हैं, उसका मैनेजर हैं ये, और ये पाकिस्तान को ट्रैवल कर चुके हैं फरवरी के महीने में। तो उनका कहना यह है कि सब कुछ ठीक है, कर लेना चाहिए, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि थ्रेट है, खतरा है, तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे अटैक हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो यहाँ पे हम अपने खिलाड़ियों को इस तरीके से जोखिम में तो नहीं डाल सकते, है ना। तो ये चीज़ मेंशन की गई है, बट दोनों राइटर्स ने प्रॉपरली सपोर्ट किया है कि हाँ हमें भेजना चाहिए अपनी टीम को, क्योंकि अभी पाकिस्तान भी आया था एक चैंपियनशिप खेलने के लिए। बट मैं आपको बता दूं इंडिया में केसेस अलग हैं, ऐसे यहाँ पे आतंकवादी हमले नहीं देखने को मिले हैं। ये रिपोर्ट आप देख पाओगे, आप लिटरली सर्च कर सकते हैं, यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट है ये। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, बड़ा बड़ा थंबनेल लगाया था, 2 दिन नहीं लगभग 1 सप्ताह सा हो चुका होगा, कि बलूचिस्तान के रेलवे स्टेशन पर भयंकर अटैक हुआ है एक, है ना। लेकिन बताया गया है कि अभी इस साल 2024 की, केवल 2024 की बात करूंगा मैं, तो अगस्त के महीने में, केवल अगस्त के महीने में 83 टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कम से कम 255 लोगों की जान गई थी। उसके अलावा 92 सिविलियंस और 54 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई इन अटैक के अंदर में। इतने ही नहीं दोस्तों, डिजिटल डेटाबेस जो है वो ये बताता है कि केवल 2024 में, केवल 2024 में 653 टेरर अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिसमें 500 से 550 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे करके, चाहे वो 2019 हो, 2020 हो या 2021 हो, सभी सालों में देखा जाएगा तो लगातार टेररिज्म पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रहा है, ये अटैक इंक्रीज़ हो रहे हैं।
तो राइटर जो बात कर रहे हैं कि पहले भी यहाँ पे जाते थे, कुछ नहीं होता था, तो वो चीज़ें पहले की हैं, बट करंट समय पर चीज़ें बदल चुकी हैं, जैसे आपके सामने रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि टीम ही तो है, उनका क्या लेने देना, टीम पे थोड़ी अटैक हो जाएगा। तो याद होगा आपको दोस्तों 2008 या शायद 2009 श्रीलंका की टीम मैच खेलने गई थी पाकिस्तान में। श्रीलंका की टीम के ऊपर में यहाँ पर वो टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें से उस समय पर महिला जयवर्धने खेलते थे, कुमार संगकारा खेलते थे श्रीलंका की टीम से, तो कुछ लोग इंजर्ड भी हुए थे। तो उनको एकदम से स्टेडियम से ही यहाँ पे क्या किया था, एयरलिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो कुछ लोगों की जान भी गई थी उस अटैक के अंदर में। तो दोस्तों ऐसे अटैक हो चुके हैं पहले, टीम्स के ऊपर भी हो चुके हैं, श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ था। तो उसके बाद वैसे कई सारी टीम गई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कई इंग्लैंड हो, कई टीम्स ने यहाँ पर मैच खेले हैं बाद में, वैसा कोई सिनेरियो नहीं हुआ। लेकिन अभी 2024 में जिस तरीके से डेडलीस्ट अटैक हुए हैं लगातार, उसके हिसाब से हमें 2025 में यानी अगले साल जो ये चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली है आईसीसी की, जो पाकिस्तान 2025 में होस्ट करेगा, वो हमें वहाँ पे इंडिया की टीम को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने एक न्यूट्रल पॉइंट रखा है। भारत यहाँ पर ये बोलता है ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमें थोड़ा चिंता है इस चीज़ का तो आप इस चीज़ को अपनाइए। हम क्या कर सकते हैं, ये मैच करवाना है तो आप यूएई में मैच करवा लो, एक तीसरी कंट्री ले लो। हम ये नहीं करें आप इंडिया में वो मैच करने के लिए, आप यूएई ले लो, यूएई में पाकिस्तान की टीम को भी पहुंचा दो, इंडिया की टीम भी चली जाएगी, वहाँ पे मैच करवा दो, ठीक है। एक थर्ड कंट्री लेते हैं, वहाँ पे मैच करवा लेते हैं। तो आपको ये डिसीजन बीसीसीआई का कैसा लग रहा है बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ हो नीचे ओपिनियन में शेयर कीजिएगा। चलिए एक अगला आर्टिकल और आखिरी आर्टिकल हमारा रह गया है, चलिए फटाफट उसको भी कवर कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है जब हमने लगाया है, और ये भी पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। जब हम बात करते हैं अफ्स्पा एक्ट की, तो ये क्या है, यह है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनको ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल पावर देने का काम करता है। तो मणिपुर में पिछले कुछ समय पर क्या हाल हुए हैं ये आपको पता है। मणिपुर में बहुत पहले ही अफ्स्पा एक्ट लगा हुआ था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अप्रैल 2022 के महीने में कुछ एरिया से अफ्स्पा एक्ट को हटा लिया गया था। अफ्स्पा एक्ट लगना मतलब वहाँ की आर्मी को स्पेशल पावर दे देना। स्पेशल पावर ऐसी दे देना कि वो आर्मी वाला व्यक्ति किसी को गोली मार देगा, जवाब देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये पावर ऐसी होती हैं। फिर क्या हुआ 2022 में ये जो अफ्स्पा एक्ट है ये हटा लिया गया था कई सारे रीजन से, लेकिन बोला जा रहा है वापस से अभी 2024 में हम देख पा रहे हैं कई सारी जगह पर दंगे हुए। तो कहीं ना कहीं वापस से मणिपुर सरकार ने जो अफ्स्पा एक्ट है उसको लगा दिया है, और 6 अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे दंगे हुए हैं मणिपुर में, वहाँ पे ये अफ्स्पा एक्ट लगा दिया गया है, समझ गए। और जो ये अफ्स्पा एक्ट 6 जगह पे लगा है, ये कब तक रहने वाला है, यह रहने वाला है दोस्तों 31 मार्च 2025 तक, यानी अगले साल मार्च के महीने तक यहाँ पर ये लगा रहेगा, ये मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये अफ्स्पा एक्ट है क्या, ज़रा ये डिस्कस कीजिए। एक बार मैं आपको मणिपुर का लोकेशन दिखा देता हूँ क्योंकि चर्चाओं में है लगातार। देखिए ये दोस्तों इंडिया का मैप है और हमें जाना है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर। इसी नॉर्थ ईस्ट को जूम कर लेंगे ना तो और अच्छे से दोस्तों आपको क्लियर होगा यहाँ पर एग्जैक्टली। ये आप देख पाएंगे, ये है मणिपुर, जो कि हमारे कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। जैसे नागालैंड के साथ में नॉर्थ में बाउंड्री लगती है, वेस्टर्न में असम से बाउंड्री लगती है, साउथ में दोस्तों मिजोरम से बाउंड्री लगती है, और इधर मणिपुर की लगती है बाउंड्री म्यांमार के साथ में। तो एक बड़ी बाउंड्री म्यांमार से लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री है ये मणिपुर की। तो हम यहाँ का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अफ्स्पा एक्ट वापस से 6 जगह पे लग चुका है। इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा आपको अफ्स्पा एक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे अफ्स्पा एक्ट की जब डिस्कशन होता है तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय से ही इस प्रकार का जो प्रोसीजर है वो चलाया गया है। क्योंकि बोला जा रहा है इतिहास अगर हम देखते हैं तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वहाँ पे प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए अफ्स्पा एक्ट जो है ऐसी चीज़ लेकर आई गई थी। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अफ्स्पा एक्ट को अलग अलग ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेकर आ गए। फिर अगर हम देखते हैं ये जो ऑर्डिनेंस है इसको एक एक्ट के माध्यम से रिप्लेस कर दिया गया 1948 में, और आज ये एक कानून की तरह काम करता है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको बता ही चुका हूँ स्पेशली कौन सा वाला भाग की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में केवल असम और मणिपुर के लिए लेकर आया गया था ये, तो इस वजह से आर्म फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट के नाम से जानते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ये सब भी इसके अंदर में कवर कर लिए गए। कई सारी जगहों पे दंगे होते थे जिस चक्कर में अफ्स्पा एक्ट को दोस्तों सभी जगह पे एप्लीकेबल कर दिया गया। अब होता क्या है, अफ्स्पा एक्ट के तहत जैसे मैंने आपको बताया जो भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं या सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल सकती है। जैसे ये
मान लो किसी को भी मार सकते हैं, गोली मार देंगे, या किसी को भी बिना वारंट के यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है ना। तो ये पावर्स यहाँ पे आर्मी वालों को मिल जाती है उस एक्ट के तहत में। ये जो एक्ट है इसमें कई बार अमेंडमेंट्स भी करे गए हैं। मांग ये की गई है कि भाई इस एक्ट को हटा दिया जाए। ये सरकार का एक तरीके से ड्रैकोनियन लॉ है, गवर्नमेंट यहाँ पर इसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर दे सकती है। बट यहाँ पे मेन पर्पज़ ये लाने का था कि भाई जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कंट्रोवर्सीज़ हैं या इंसर्जेंसी जो भी देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कई सारे स्टेट्स में अलग अलग रीजन की मांग उठ रही है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, है ना। तो ऐसे जगह जगह की मांग उठ रही है कि हमें ये सेपरेट टेरिटरी दे दी जाए। तो मणिपुर में भी कुछ दंगे हुए, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है इसको लेकर आया गया। अब दोस्तों यहाँ पर इस एक्ट को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अफ्स्पा एक्ट के माध्यम से जो लोगों के अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। इससे ह्यूमन राइट वॉयलेशन होता है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, उसके घर पे तहकीकात की जा सकती है, मार दिया जा सकता है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स कई बार खतरनाक साबित हो जाती हैं। कई बार दोस्तों यहाँ पर फेक एनकाउंटर्स भी हो जाते हैं। इस चक्कर में ये कंट्रोवर्सी बताई जा रही है कि इस एक्ट को हटा देना चाहिए। कई बार क्या हुआ है, इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जा चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ कमेटियां भी बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है जीवन रेड्डी कमेटी। नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसको यहाँ पे हेड किया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी साहब ने। और इन्होंने इस अफ्स्पा एक्ट को लेकर पूरी अच्छी तरीके से रिव्यू किया और बाद में इन्होंने ये बोला कि अफ्स्पा एक्ट को हटा देना चाहिए, रिपील कर दो। आपके पास में यूएपीए एक्ट है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंसान देश की शांति के लिए खतरा है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं यूएपीए में, तो अफ्स्पा की क्या जरूरत है, ऐसा यहाँ पर इस कमेटी का कहना था। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, और यहाँ पे बार बार जो भी रिपोर्ट आई है सब ने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि भाई आप इसको इंप्लीमेंट ना कीजिए। फिर ये केस चला गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, चलिए ये बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अफ्स्पा एक्ट को सपोर्ट किया 1998 में ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, लेकिन इसमें सपोर्ट करते हुए कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रख दी थी। क्या रखी थी? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि देखिए कि आप ये एक्ट लागू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करना होगा, बातचीत करने के बाद में ही ऐसा कोई डिक्लेरेशन सेट करना है। दूसरा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन किया कि आप अफ्स्पा एक्ट ला तो रहे, कहीं पर भी लाएंगे ठीक है, अब ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा लगे रहने दीजिए, क्योंकि कई बार कई सालों में हटाए गए हैं। तो कम से कम जो अफ्स्पा एक्ट है उसका एक एक्सपायर पीरियड होना चाहिए, कि मान लो आप लेकर आ गए तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा। कोई ऐसा प्रोविजन लाइए जिससे ऐसा ना हो कि आपके पास में सारी पावर्स दिखाई पड़े। तो अफ्स्पा एक्ट में जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखना होगा। आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है शांति बनाने का, तो अफ्स्पा एक्ट तब लागू करना है। समझ गए। तो ऑथोराइज ऑफिसर जो है उनको कम से कम यहाँ पर इस एक्ट का यूज़ करना है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट देके अफ्स्पा एक्ट को लेकर ये पर्टिकुलर डिसीजन दिया था। बाकी दोस्तों ये एक मेंस का क्वेश्चन है 2015 का, चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन पहले ही मैं आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए दे चुका हूँ, तो उसको ज़्यादा अटेम्प्ट करना। यहाँ पे यही पूछा गया है, अफ्स्पा एक्ट को लेकर सीधा सीधा ये सवाल बन गया था। तो ये है दोस्तों आज का डिस्कशन। ये सभी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी जानकारी एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में मिल गई होगी। मैं मानता हूँ आपका कंप्लीट न्यूज़पेपर का सोर्स एक ही जगह से कवर हो रहा है। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।